नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। आज हम आपको एक ऐसे पिता की मार्मिक और हृदय विदारक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल पिघलने पर मजबूर हो जाएगा। एक ऐसे पिता जिसके सर पर अपने ही बेटी के साथ बलात्कार करने का और पत्नी की हत्या का आरोप अपने ही बच्चों ने लगाया था। आज ऐसे आरोप के बाद यह पिता कैसे जी रहा है, इसके पीछे की हृदय विदारक कहानी हम आपको सुनाएंगे उसी पिता की जुबानी। लेकिन चलिए, इससे पहले आपको इस कहानी की भूमिका बता देते हैं। कहानी तब की है जब अपने ही बच्चों को उच्च शिक्षा देने और पढ़ा लिखा कर अच्छी नौकरी दिलाने के बाद अपनी सुकून की जिंदगी जीना चाहता था। मैं श्रवण कुमार अधिवक्ता मानपुर बैजनाथ साइलेंट पटोटोली के निवासी हूँ और जो हमारे साथ आप बीती हुआ है मैं अपना घटना को बता रहा हूँ। मैं बहुत ही ऊब कर, तंग होकर, तबाह होकर मजबूर कर दिया हमको, तब जाकर के हम मीडिया में आ रहे हैं। और हम गत 35 वर्षों से अपने परिवार को लेकर चल रहा था। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सबको एमए कराया, किसी को वकील बनाया, कोई मास्टर बना, कोई डॉक्टर बना। लेकिन 2020 में 9 मई को मेरी पत्नी का देहांत हो गया। देहांत के बाद 1 महीना लगभग बाद हमारे बच्चे ये कहने लगे कि पत्नी को तुमने मार दिया, जबकि 10 वर्षों से बीमार चल रही थी। बीमारी अवस्था में उनका मृत्यु हो गया और देहांत के 1 महीने बाद हमको मार पीट कर घर से उन लोग निकाल दिया। 4 रोटी नहीं दे सकता, सब कुछ जुटा रहे थे हम, लेकिन 4 रोटी देने की औकात किसी को नहीं थी। न मेरा कपड़ा खींचता था, न खाना देता था, कुछ नहीं। एकदम गए तो बिल्कुल घर से बाहर जाइए, यहाँ आपको नहीं आना है, प्लस 50,000 महीना दीजिए, पैसा दीजिए और निकलिए यहाँ से। ये मेरा अधिकार है पैसा लेने का। कर्तव्य उन लोग भूल गया। उसके बाद उन लोग इतना मारा हमको कि लास्ट में वो घर छोड़ने में मजबूर कर दिया गया। यहाँ तक कि थाना अध्यक्ष के यहाँ शिकायत किया कि हमारे पिताजी को यहाँ से हटा दिए, अन्यथा इनका रात में सोए हुए मुड़ी काट देगा। हम ऊब करके घर से निकल गए। जब महाबरोज मारपीट तो हम क्या करते हैं। लॉकडाउन के समय था, उस समय कोई रहने का जगह नहीं दे रहा था। कई दिन स्टेशन पर सोने गए, वहाँ भी पुलिस ने भगा दिया कि बीमारी है, यहाँ सोना नहीं है, यहाँ कोई नहीं रहता, अभी जाइए अपना घर जाइए। तो अपना घर कहाँ जाते हैं, तो जहाँ तहाँ सोकर 2-4 रात बिताया। उसके बाद हम किराए पर एक मकान लिए और पैसा नहीं था उस समय, एक कपड़ा ही पहन कर घूम रहे थे। पिताजी से 25,000 रुपये लिए और सारा सामान अपना जुटा के किराए पर रहने लगे। इसके बाद लगभग हमारे साथ कोर्ट में सहयोग करने रही थी जूली देवी, जो मुंशी के रूप में आई और 2020 से साथ दे रही थी। हमारा बाल बच्चा कोई साथ नहीं दे रहा था। उसके साथ देने के एवज में 29/8/2020 को जूली देवी के घर पर जाकर इन लोगों ने मारपीट किया, उसके बेटी के मारपीट किया, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, उसके साथ रेप करने की कोशिश किया सुबह में। और शाम में जब उसकी मम्मी पटना से आई तो उसके मम्मी के साथ भी वही व्यवहार किया जो बेटी के साथ किया। इस घटना को वहाँ पर के सभी लोग जानते हैं। तारा देवी अगर ना होता तो उसके साथ सब कुछ होता जो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद उसके पति उसके घर से निकाल दिया। वो 2 दिन दर बदक भटकती रही। अंत में हमको फ़ोन की कि ऐसी बात है। तो हम बोले ठीक है। वो आत्महत्या करने जा रहे थे, हमने उनको रोका कि ऐसा काम मत कीजिए, हम आ रहे हैं। हम गए सीताकुंड में, वो पानी में कूदने का लिए खड़ी थी, लेकिन हम आ गए तो उसको रोके और बोले कि तुम ऐसा मत करो, जिस किराए के मकान में हम रहते हैं वहाँ तुम रहो। वहाँ रहने लगी, साथ में काम करने लगी। जब 1 साल तक काम करते हुए हो गया तो लोगों ने पूछने लगा कि आप लोग साथ रहते हैं, क्या रिश्ता है। इस बीच उसका पति तलाक दे चुका था
तो जब क्या रिश्ता है पूछने लगा तो जूली देवी कहा कि जूली देवी ने कहा कि हमसे आप शादी कर लिए। हमने उनको 6 महीने तक टालते रहा, इंतज़ार करता रहा कि बाल बच्चा आज कल बुलाएगा तो घर चले जाएंगे, वो भी अपने घर चली जाएगी, लेकिन किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। और वो जो है उन लोग और उल्टा बार काउंसिल में क्लेम कर दिया कि एक वेश्या के लिए घूम रहे हैं हमारे पिताजी। बार काउंसिल वाले ने सोचा न समझा, हमारे साथ उन्होंने भी अभद्र व्यवहार किया, सचिव ने भी अभद्र व्यवहार किया। और एक बागेश कुमार अधिवक्ता है, एक पंकज कुमार शर्मा है, इन लोग गाली गलौज तक दिया हमको, लेकिन हमने कुछ नहीं बोला, हमने एक शब्द नहीं बोला। उसके बाद इन लोग तब भी मन नहीं भरा तो हमारे ऊपर एक महिला थाना में यौन उत्पीड़न का केस कर दिया, जो बिल्कुल ही गलत है, जो बिल्कुल ही गलत है, जो बिल्कुल गलत है। और वो केस 2021 में 6/9/2021 आवेदन दिया, उसी दिन केस हो गया, कोई जांच नहीं। महिला थाना त्रिवेणी कुमारी पैसा लेकर 30,000 रुपये लेकर FIR कर दिया और कोई जांच नहीं। खाली गया कि मैंने बगल में पूछा, किसी ने नहीं कहा घटना हुआ है, फिर भी FIR किया और हमको बार बार तंग की कि अरेस्ट कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे, धमकी दिया। एक दिन 29 मई 2022 को कोर्ट में हम काम कर रहे थे, झूठा नाम से फ़ोन की कि मैं रूपा देवी बोल रही हूँ, मेरा एक केस है, आप किधर हैं, बाहर मिलना है। मैं उनकी बातों में आकर विश्वास करके बाहर गया, अभय फोटोकॉपी के पास बुलाया, वहाँ पर गए तो देखे कि रविरंजना उधर से आ रही है और 30-40 फोर्स के साथ हमको पकड़ लिया और ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले जाकर हमको जेल भेज दिया। उसी दिन हमने बेल फाइल किया, लेकिन मजिस्ट्रेट बेल देने के इच्छा में थे, वो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको भी धमकी दिया बागेश कुमार ने कि हम हाई कोर्ट घसीट देंगे, उन्होंने बेल नहीं दिया। और हम 65 दिन बाद श्रीमान संगम सिंह न्यायालय AD 3 से बेल होकर के आए, तो हमारे बच्चे लोग उनको भी धमकी दिया कि आप बेल देने वाले कौन होते हैं, तो उन्होंने डांटा उनको, तब वहाँ से वो भागा। हम श्रीमान तृतीय न्यायालय का आभारी हैं कि हमको बेल पर रखे। और इसके बाद भी हमारे बच्चे कई बार हमारे साथ मारपीट किया, कोर्ट में, रोड पर, मानपुर में, जहाँ पाता है वहाँ मारपीट करता है। हम कहें कि अब तो हम अलग रह रहे हैं, हमको कोई मतलब तो है नहीं, तुम लोग घर से निकाल दिया, कोई मतलब नहीं, संपत्ति सब नहीं दिया, अब क्या चाहते हो। अब उनका कहना है कि हमको पूरा संपत्ति लिख दीजिए, अपना हिस्सा, अपने पिताजी का हिस्सा, अपने भाई का हिस्सा, जो संभव नहीं है। वो चूँकि सब संपत्ति मेरा है नहीं, हम 4 भाई हैं, चारों का हिस्सा है, चारों का हिस्सा वो मांगती है, नहीं देंगे तो उसका कहना है कि हम जान ले लेंगे, ऐसा। और रोज़ के रोज़ प्रतिदिन गाली गलौज, जहाँ मिल जाएगा गाली गलौज, मारपीट करना, जो मन में आता सो करता है, सब बिल्कुल असंयमित हो गया है और हम बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही तबाह हैं। अभी 1-2 महीना पहले हमारा मोबाइल का सिम, जो एक दुकानदार है मानपुर में जिसका नाम अखिलेश कुमार है, शिव गंगा नाम से मोबाइल की दुकान है, वहाँ से जा कर के मेरा मोबाइल नंबर 8797992207 रिक्वेस्ट करके कि मेरा पिताजी बीमार है, घर से चल नहीं सकते हैं, हार्ट अटैक कर गया है, चलना फिरना मुश्किल है, ऐसा करके 3-4 दिन उसके पास गया और रिक्वेस्ट करके मोबाइल ले लिया और मोबाइल से पे फ़ोन बना लिया। बनाने के बाद वो जो है सो हमारा सारा अकाउंट खाली करना चाहती थी, लेकिन कुछ पेपर, कुछ और कागज़ बाकी रह गया था। तब तक हमको मालूम हुआ कि मेरा मोबाइल 3 दिन से बंद क्यों है। मैं BSNL ऑफिस गया, वहाँ पता चला कि मोबाइल जो है सो आप खरीदे हैं दूसरा सिम। हमने कहा सिम मैंने नहीं लिया, तो फिर अपना नेट पर देख के बताया कि आपकी बेटी ली है, ये क्या करके कि मैंने आप बीमार हैं या मरे जा रहे हैं। और तीनों बेटी, रूपांजलि भारती, दीपिका भारती, अंशु भारती, तीनों मिल कैसे किया है, लेकिन मेन कार्यकर्ता रूपांजलि भारती है और ये बहुत ही बदमाश है। कल हमको AD 6 पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में मेरी गवाही थी
वहाँ भी आकर लड़ाई झगड़ा किया, जिसका वीडियो भी मेरे पास है, मैं वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ। और अभी धमकी दी है कि जहाँ मिल जाओगे तुमको मुर्गी की तरह मूड़ी ऐठ के और मूड़ी काट देंगे, जान मार देंगे। ज़िंदा रहने का तुमको अधिकार नहीं है, तुम धरती का बोझ हो। जबकि हम घर से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, न उन लोग से बोलते हैं न चलते हैं। प्रतिदिन ये कहता है कि धमकी दे रहा है, तो मोबाइल से धमकी दे रहा है, तो ये कर रहा है। प्रधानमंत्री के यहाँ चिट्ठी लिख दिया कि इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। ऐसा करके रोज़ हमको तंग तबाह कर रही है। हम बहुत ही परेशान हैं। अगर यही हरकत रहा तो हम कोर्ट के सामने सभी बच्चों के नाम लिखकर आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि कोई मेरा सहारा नहीं है। सारे वकील मेरे विरोध करते हैं, जबकि हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, न किसी से कुछ गलती काम किए हैं। लेकिन वकीलों को ऐसा मन में भावना भर दिया है जो उन लोग कहता है कि हम गलत हैं। और पूछते क्या गलत है तो कुछ नहीं बोलता है, बोलता बेटा बेटी बोलता है। बेटा बेटी कोई न सबूत है न कुछ है, कुछ भी नहीं है। घटना 2016 को दिखा करके यौन का केस कर दिया, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। हम रिक्वेस्ट करेंगे थाना अध्यक्ष से, डीएसपी से, एसपी से, आईजी साहब से कि केस को फिर से जांच किया जाए। और मेरा जो मोबाइल का केस है, बुनियाद थाना से अनुरोध करेंगे कि मेरा 420 जो किया गया है उसका एफआईआर दर्ज किया जाए। यही मेरा रिक्वेस्ट है, यही मेरा बयान है। आपके बाल बच्चा ने आपके ऊपर क्या एफआईआर किया था? मेरे ऊपर एफआईआर किया कि हम छेड़छाड़ किए हैं 2016 में किसके साथ? अपनी बेटियों के साथ, चारों बेटियों के साथ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी किए हैं, हमारे पिताजी किए हैं, हमारे सभी भाइयों ने किया है, 2 वकील कोर्ट से बुलाए वो भी किए हैं। ये केस इसीलिए किया गया कि 6 लाख रुपया हमसे ली है अपने ज़मीन के हिस्से के बदले कुमारी दीपिका भारती ने। 2.25 लाख का लोन दिला है, शिक्षा लोन। ये सब हड़पने के लिए कि आप पूरा मकान दे दो हमको, तब हम छोड़ेंगे। उन लोग का मंशा है कि पूरी मकान बेच के और सब हिस्सा बांट के यहाँ से चल जाएं और इन लोग बेघर हो जाए। यही बोलता भी है। हमारे पिताजी को यही बात कह के तंग भी किया जाता है कि आप दस्तखत कीजिए, अगर नहीं कीजिएगा तो आपको भी बुढ़ो जेल भेज देंगे। पिताजी कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या नाम? पिताजी का नाम सरजू साहब है, मानपुर बैजनाथ साल लेन में रहते हैं और उनकी उम्र लगभग 85 साल है और काफ़ी वृद्ध हैं। और वो बिल्कुल मैंने उतना अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहता है, उनको तंग किया जाता है। वो बेचारे कभी कभी रोने लगते हैं। जो प्रकरण बेटियों ने आप पर मुकदमा किया, हाँ यौन उत्पीड़न का, हाँ तो आपके पिता आपके साथ हैं? हाँ, सभी परिवार मेरे साथ हैं, सिवाय कौन कौन? सिवाय बेटा बेटी के। कितने बेटे कितना बेटी? अभी 4 बेटी, 2 बेटा था, लेकिन एक बेटी का मृत्यु हो गया 21 में। अब 3 बेटी और 2 बेटा है। वो भी मृत्यु उन लोगों ने जो दवा चलाती है, रूपाली भारती है, कुमारी दीपिका भारती, उस दवा का ओवरडोज से उसका मृत्यु हो गया। जबकि आरोप आपके ऊपर है। हाँ, जबकि आरोप मेरे ऊपर लगाते हैं कि इन्होंने दवा खिलाया, जबकि मैं दवा खिलाया नहीं। उन लोग दवा दुकान खोली है, जब से हम कोई दवा नहीं चलाते हैं। और हम 2020 से घर में नहीं गए हैं, तो मैं दवा क्या खिलाऊँगा। आपके साथ जो बैठे हुए वो कौन है? हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये मेरी वाइफ है, दूसरी वाइफ। जब हमारा सब साथ दुनिया छोड़ दिया, तब इन्होंने हमको भोजन पानी देना शुरू किया, हमारे कपड़े खींचा, हमारे साथ हमारा शरीर को सेवा किया। और मैंने अंत में थक हार के इनसे शादी कर लिया, सामाजिक रीति रिवाज से। और प्रशासनिक से या कानून से इस साल मेरा ये भी हो जाएगा। इस पूरे प्रकरण में धमकी देने वाले कौन कौन लोग हैं और इस क्या कहते हैं? इस पूरे प्रकरण में हमारे बाल बच्चा धमकी दिया, और उनके साथ एक बागेश कुमार हैं और एक पंकज शर्मा लखीबाग के हैं। बागेश कुमार शिवपुरी कॉलोनी रोड नंबर 4 के हैं, जो काफ़ी धमकी दिया है कि जज हमारा पैर के जूता है, जज को झाड़ के भगा देते हैं हम, हमारे सामने कोई कुछ नहीं है। ऐसा वचन पंकज शर्मा ने 4 दिन पहले हमको कहा। हमने कहा ऐसा क्यों बोलते हैं, और उल्टा धमकी दिया और 4 से कह दिया कि हमने उसको धमकी दिया। 4 लोगों ने हमसे पूछा कि लो, मैंने वही धमकी दिया, वही हल्ला कर रहा है कि हमको धमकी दे रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। बहुत हम सीधे साधे इंसान हैं। आज तक पूरे मोहल्ला में, पूरे एरिया में, पूरे समाज में किसी से कभी गलत बात न बोलते हैं न करते हैं, सबसे मेल जोल से रहते हैं। लेकिन हमारा बाल बच्चा जो है पूरे मंडी में, पूरे मोहल्ले में, पूरे एरिया में शिकायत करती है
कि हमारे साथ ऐसा किया है, जो कि बिल्कुल निराधार, बिल्कुल गलत है। कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी के साथ अगर ऐसा करता है और 20 परिवार घर में है तो क्या 20 बैठा देखता रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं। और घटना 2016 के बता रहे हैं, जबकि उसकी मम्मी जिंदा थी, और केस 2021 में कर रहे हैं। बिल्कुल गलत केस कर रहे हैं, बिल्कुल ही झूठ है। और थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमारी पैसा लेकर केस किया है, जो कि उसका पूरा एरिया में शिकायत है कि सब केस उसमें पैसा लेकर ही करती है। इसके पहले भी एक केस हुआ था जिसमें हम थोड़ा सा मदद किए थे पीड़िता को, तो हमारा ही नाम डाल दिया कि आपने पैसा लेकर केस किया है, जो बिल्कुल ही गलत है। हम उससे 1 रुपया न दिए न लिए, मेरा नाम ले करके उसको बुलवाया गया कि बोलो कि 10,000 रुपये केस करवाए हो, जबकि ऐसा कोई बात नहीं। हम 10,000 रुपये क्यों देंगे, क्या मतलब है हमको 10,000 देने से। जो घटना हुआ, अगला केस किया, अगला हमारे पास आया कि आप केस को देखिए, जो पीड़िता मेरे पास आएगा अगर पावर देगा तो देखेंगे, नहीं देगा नहीं देखेंगे। 2-4 महीने देखे, उसका हम उस केस को छोड़ दिया, क्योंकि पैसा नहीं मिलता है, छोड़ दिया। दूसरा लोग देख रहे हैं, फिर भी हम बदनाम हैं। इसकी शिकायत कहीं की है? हाँ, इसकी शिकायत सभी के यहाँ की है, हाई कोर्ट जस्टिस से, आईजी से, एसपी से, डीएसपी से, थाना से, सबसे किए, कहीं सुनवाई नहीं हुआ। उसके जांच के लिए आया हुआ था हमारे पीएम साहू, जो अभी वर्तमान डीएसपी हैं, वो हमसे बोला कि पूछताछ भी किए, बोले ठीक है सही निर्णय लिया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं लिया गया। पीड़िता के मुद्दालय से, जो मुद्दालय है 30-21 में, उससे 4 लाख रुपया लेकर के उस केस को दबा दिया गया, और पीड़िता को धमकी दिया अगर दोबारा गया में दिख जाओगे तो तुम जेल में न रहोगे। पीड़िता डर से वो चली गई बाहर, आज तक वो नहीं आई, ना कोई बात करती है। कौन है पीड़िता? पीड़िता का नाम चंचल देवी है। उसको क्यों धमकी दिया गया? उसको धमकी दिया गया कि तुम गया में दिख जाओगे तो तुमको जेल भेज देंगे। वो पीड़िता को थाना में बंद करके 5 दिन रखा गया, उसको करंट लगाया गया, लपड़ थप्पड़ किया गया, और कहा कि जब तक तुम जैसे कहते नहीं बोलोगे तो तुमको जेल भेज देंगे। आपके केस से क्या रिश्ता है? हमारे केस से कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ हमने उनको थाना दिखा दिया था, बता दे यही थाना है, बस यही मेरी सी गलती हुई कि हम थाना उसको बता दिए। तो वो एज ए क्लाइंट थी आप? हाँ, एज ए क्लाइंट, क्योंकि थाना उसके देखा हुआ था, थाना बहुत किनारे में है, तो हमसे पूछा थाना मेरे थाना की तरह बता दिए, यही मेरी गलती हुई। उस दिन के बाद से हम कोई थाना नहीं आते हैं, क्योंकि थाना वाला सोचते हैं कि वकील अगर थाना आता है तो कुछ ना कुछ पैसा लेके आता है, उससे पैसा ठग लिया तब आता है। ऐसा कोई बात नहीं है, सब वकील ऐसा नहीं करता है। बाद में हम उस केस को भी छोड़ दिया, और वो जैसे 4 लाख लेकर के उल्टा बयान हमारे ऊपर करवा दिया कि 10,000 रुपया दिया है केस करने के लिए, और उसको बस स्टैंड ले जाके बयान कराया, बस का फ़ोटो भी है बयान में, और तब बस बैठाया गया, उनको पैसा दिया गया 5 रुपया कि जाओ घर। पीड़िता को दरोगा जी ने पैसा दिया, रविंद्र ने, और कहा घर जाओ, और 2 फोर्स बैठा दिया कि जब तक कि बस 2 महान नहीं चल जाएगा तब तक के तुम इसको उतरने नहीं देना। 2 महान के बाद ड्राइवर खलासी को बोले कि इसको डायरेक्ट चतरा उतारना, बीच में कहीं नहीं, वहाँ से अपना जहाँ घर चला जाएगा। यही उसमें किया गया हमने। और इसी का दुश्मनी लेकर के रविचंद्र ने, जो मेरे बेटी लोग आवेदन दिया, उस केस को 36-21 जो महिला थाना किया है, और ये झूठा केस बना दिया और बना करके हमको जेल भेजा गया, जो घोर निंदनीय है। एक आईओ को, एक थाना अध्यक्ष को यह काम नहीं करना चाहिए। अब जो आपके साथ घटना घटा है, जो आप अपने होशो हवास में बयान दे रहे हैं, तो इसके नेपथ्य में आप कहीं गुहार लगाए इसके बाद अभी तत्काल? सभी जगह गुहार लगाए, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुआ। हमने आवेदन दिया, एक बेटा लिख के दिया कि केस गलत है, झूठ है, कहा ये सब नहीं मानेंगे। एसपी को भी दिया, डीएसपी को भी दिया, थाना को दिया, आईजी को, सब जगह भेजे, कहीं सुनवाई नहीं। कोर्ट में भी जमा किए, कोई नहीं सुना। तब आप अंत में मीडिया के पास आए? तब मीडिया के पास आया, और मेरा दुष्प्रचार किया गया, जो बिल्कुल गलत है। दुष्प्रचार जो किया गया उस पर आपका मानहानि भी तो हुआ? बिल्कुल मानहानि हुआ। तो इसके लिए कहीं जाएंगे? हम हाई कोर्ट जाएंगे, रीट करेंगे थानाध्यक्ष पर। मानहानि के लिए? हाँ, बिल्कुल करेंगे। मेरा नाम जूली देवी हुआ। मेरे पति का नाम पहले
राजेश प्रसाद गुप्ता था। लॉकडाउन में मेरे पति का गोड़ टूट गया। उस दरमियान मैंने काम करने के लिए निकले, बहुत जगह काम तलाशे। लॉकडाउन में कहीं मेरे काम नहीं मिले। तो फिर उस दरमियान सरवन जी से भेंट हुआ। हमने बोला कि मेरा पति का गोड़ टूट गया है सर, कुछ मदद कीजिए। तो इन्होंने बोले कि हमारे साथ क्या काम कीजिएगा, मुंशी का काम कीजिएगा तो करिए। तो हम इनको साथ मुंशी के काम करने लगे। और उस दरमियान हमको एक दिन पटना हाई कोर्ट जाना पड़ा, समझिए। तो वो हमने पटना हाई कोर्ट गए थे। तो उस दरमियान आया, इनको बच्चों लोगों ने आए और बोलने लगे मेरी बेटी के कि कहाँ गया तुम्हारा माई रंडिया। तो मेरा बच्चा बोला कि क्या है, ऐसे क्यों बोलते हैं दीदी। तो बोला ना, तो उन्हें से राजेश प्रसाद निकला। बोला कि क्या हुआ। तो तुम बुलाओ अपना पत्नी को, हमको पैसा चाहिए। तो क्या चीज़ का पैसा चाहिए। तो मेरे बाप के साथ काम करता है, उसका पैसा चाहिए, समझे। और आए और मेरा बच्चों को बोला कि नहीं है माई। तो क्या हुआ, माई नहीं है तो बेटी है ना, बेटी भी वैसने है, बेटी के साथ ही जो करना है जो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा रागनी बेटी है, रागनी कुमारी नाम है। एक अंश कुमार है, 5 साल का बेटा है और 12 साल की बेटी है। उसको साथ दीपिका कुमारी, रूपाली भारती, अंशु भारती और ऋतुकेश कुमार, अभिषेक कुमार, सभी लोगों ने मिलकर उसको खूब मारपीट किया। और रूपाली भारती उसको झोटा पकड़ कर दीवार में टकरा दिया। उस दरमियान मेरा बच्ची बेहोश हो गया और घर में बंद कर कर मेरा बच्ची के साथ उन लोगों ने दुष्ट कर्म किया। ऋतुकेश कुमार ने, अभिषेक कुमार ने और राजेश प्रसाद ने। और उसको दरमियान जब होश आया तो मेरी बच्ची चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ करने लगी। तो बगल के मेरे एक पड़ोसी थी जिसका नाम तारा देवी है, उन्होंने आया, मेरी बच्ची को इज्जत को बचाया। देखा मेरा बच्चा दम बेलंग था और मेरा बच्चा वो छोटा वाला बेटा 3 साल के था, वो रोने लगा, दम हदस गया, मतलब उसको पटक दिया था उठा के, उसको माथा में टेटन भी हो गया था। जब उसको तारा देवी ने बचाई और सबके डांट डपेट के भगाई तो कहती है कि हम फिर आएंगे, जब भी हमको इसको माई के भी पीटना है। और उसी रात को हमने आए 7 बजे घरे, हम नहा ही रहे थे। उस दरमियान हमको आया, गेट पीटा और मेरा पति गेट खोला। बोला कहाँ है तुम्हारा औरत, जो बुलाओ रंडी को। तो बोला का नहा रही है। और हमको बाथरूम में से खींच कर रूपाली भारती, ऋतुकेश कुमार और अभिषेक कुमार इस तरह से खींचा कि मेरा कपड़ा दम फट गया। हम नाइटी पहन के नहा रहे थे, मेरा नाइटी उन लोगों ने फाड़ दिया और मेरा कैंची से बाल कतर दिया। और मारने के पश्चात तो इतना लपड़ मारा है रूपाली भारती जिसका कोई अनगिनती नहीं होगा। रात को भी हमको भी मारा, मेरे बेटी को भी मारा। मेरा बच्ची तो पहले से ही जख्मी थी और जख्म उसको दे दिया। उन लोगों ने कपड़ा खोल दिया, गलत जगह से हाथ लगाया मेरी बेटी को और हमको मतलब बाल कतर दिया कैंची से। और मेरे घर से मतलब जो भी जेवर पाती था, पैसा था, रूपाली भारती ले गया। और गांव वासियों से कहा कि सुनो सुनो जी, ये रंडी है, इसको 200 रुपया दो और इसको लो, जे हम इसमें थी हैं सहयोग करेंगे। इतना बोलते हुए जब फिर से तारा देवी आई, फिर से बोला कि तुम लोग नहीं सुधरोगी तो हम एगो केस कर देंगे। तो उन लोगों ने बोला ना कि अब तो जो करना था जो हम कर दिए, अब हम जा रहे हैं, अब हमको कोई मतलब नहीं है और कोई कुछ नहीं करेगा। केस अब मुकदमा क्या करेगा, जो थाना पुलिस मेरे हाथ में है, जो जहाँ केस करना है जाके करो। रविन्ना कुमारी मेरे हाथ में है और बागेश कुमार मेरे हाथ में है। हम कोर्ट से भी सलट लेंगे और थाना से भी सलट लेंगे। हमको डर नहीं है, ना कोर्ट से डर है ना थाना से डर है। ये कहते हुए उन लोगों ने चली गया। और जब सुबह हुआ तो 5 बजे मेरे पति मेरे घर से निकाल दिया मेरे बच्चों के साथ। मेरा बच्ची मैं दिन भर दर बदर भटकते रहे, ना खाने के लिए था कपड़ा और ना कपड़ा भी नहीं था और ना खाने का भोजन था। दिन भर भटकने के बाद हमने सोचा कि अब हमारे साथ इतना कुछ हो गया, हमको जीने का कोई हक नहीं है, हम मरने जा रहे थे। लेकिन मेरे बच्ची कहा कि नहीं, एक बार फ़ोन कर लो मम्मी अंकल को। तो हम अपनी बच्ची को बात मान के सरवन कुमार को फ़ोन किए। हम बोले कि आपको बच्चों लोगों ने इतना कुछ किया है, हम जा रहे हैं अपने जान देने।
तो इन्होंने आए, बोले कि नहीं जान मत दीजिए, हम आपको डेरा दिवा देते हैं, रहिए, कमाइए, खाइए। हम कमाने खाने लगे। उस दरमियान भी आके हमारे साथ कोर्ट में कई बार मारपीट किया इनको बाल बच्चा ने। एक बार नहीं, करीब लगता है 4-5 बार हमारे साथ मारपीट किया। फिर भी हम लोगों ने उसको बोला कि क्यों मारपीट करते हो? तो कहा ना हमको मर्जी, हमको जब मन रहेगा जब मारेंगे, जब मन रहेगा जब पीटेंगे। ज़्यादा बकोगी ना तो कोटे में से उठा के नीचे फेंक देंगे, समझी ना? नहीं तो तुमको कोई अधिकार नहीं है जीने का। तुम जैसी गंदी औरत समाज की गंदी नाली का कीड़ा हो। इस तरह से कर रूपाली भारती हमको बोला और अंशु भारती। और कोर्ट में जब भी मारने आता था तो इनको तीनों बच्चियों ने ही मारने आता था, लड़कों लोग ने नहीं। लड़कों लोग आता था तो धमका के खाली चल जाता था, लेकिन बच्ची लोग ने हमेशा हमको कोर्ट में मारा है। उसको बाद एक दिन हम मानपुर जा रहे थे कपड़ा लेने के लिए, तब मानपुर अड्डा के पास भी हमको मारपीट किया ऋतुकेश कुमार ने और रूपाली भारती ने। जब मारने लगा तो वहाँ पर मोहल्ला लोगों ने बोला कि क्यों मार रहा है, जब 2 महिला के बीच में लड़ाई हो रहा है तो तुमको मारने का हक नहीं है। तो बोला मारेंगे नहीं, ये रंडी है, इसको मारना बहुत ज़रूरी है। हमको मारा इस तरह से, एक लात मारा और मेरे मतलब कि दुपट्टा पहन ले थे, दुपट्टा भी फाड़ दिया। और उस दरमियान मेरे को एक लात मारा और उठाया खींच कर, दोनों पकड़ के, मतलब क्या कहते हैं, दोनों मेरा छाती पकड़ के दम खींच कर उठाया। सब गांव वासियों ने देखा और देखने के बाद बोला कि लड़का के मारो, ये लड़का नहीं है, एकदम दुष्ट आदमी है, हम लोगों के नज़रों के सामने ये सब कर रहा है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सब मोहल्ला लोगों ने मिलकर मारने लगा। उतने बीच में इनका पिता आ गए सरमन कुमार, बोले कि क्यों मार रहे हैं? तो बोला देखिए ये औरत के साथ इन लोगों ने मारपीट कर रहा है। तो बोला कि क्या आपका बच्चा है? तो बोली सरमन जी बोले कि हाँ मेरे बच्चे हैं, छोड़ दीजिए। तो ऐसा बाल बच्चा होता है, इसको पुलिस के हवाले कर दिया जाए। लेकिन उन लोगों को समझा कर अपना पिता सरमन कुमार अपने बच्चे को बचा लिए और सरमन जी के कहने पर उन लोगों ने छोड़ दिया कि नहीं रहने दो, सरमन जी बहुत इज्जतदार आदमी हैं, इसलिए इनको बाल बच्चा को छोड़ दिया जाए। जब इन्होंने बोला कि जाए दीजिए, मैं मतलब आपसे माफ़ी मांगती हूँ, अपनी गलती मेरा बाल बच्चा किया है, हम आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मेरा बाल बच्चा को छोड़ दीजिए। इनको कहने के ऊपर हम चुपचाप रहे कि नहीं जाने दिया। पिता ही अपने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे तो हम खामोश हो गए। इन्होंने हमको रखा, घर द्वार दिया, खाने के लिए अच्छे से रखे, मेरे 2 बच्चे को देख रहे हैं, हमारा भी ज़िंदगी में जो भी खर्चा पानी था जो दिए, उसको बावजूद भी उन लोगों ने नहीं तो वो अपना पिता को इज्जत किया ना हमारे प्रति, तो हमेशा टॉर्चर करते रहा। हर से जहाँ भी भेटा, जिस दरमियान भी भेटा, ये नहीं देखा कि हम घर में हैं कि बाहर में हैं, जिस भी अवस्था में रहे हमारे साथ हर घड़ी प्रचालित किया, हर घड़ी हमको हर जगह टॉर्चर किया। हम थाना में भी केस किए तो थाना ने कहता है कि तुम झूठा केस करने आती हो, जो तुम्हारा केस नहीं होगा, जे जाओ कोर्ट से केस करो। हमारे साथ जो घटना हुआ है वो जांच भी हो गया, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। मेरा थाना पड़ता है मुफस्सिल, ज़िला गया, भुसंडा बालापुर के रहने वाली हूँ। और इसको SP DSP IG किया, सब जगह हम देकर थक चुकी हूँ, इसीलिए हम 2 साल से लगातार दौड़ रही हूँ, मेरा FIR दर्ज नहीं हो रहा है। हम सगरों से थक गई हूँ, इसलिए हमने मीडिया पर बोलने की कोशिश की है कि मेरा मीडिया के जानकारी से सभी भाई बहनों के ओर मेरी बातों को रखा जाए और मेरा FIR दर्ज किया जाए। खुलेआम अपराधी जो घूम रहा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा नाम जूली देवी, भुसंडा बालापुर के रहने वाली हूँ और अभी हम किराए के मकान में रह रहे हैं, कोड़ी बारी। अगर हमको अन्याय नहीं मिले, इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम थाना के सामने अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि हम दौड़ दौड़ के 2 साल से हम थक चुकी हूँ और हमको उन लोगों ने, अपराधी है, हर जगह हमको टॉर्चर करता है। अब तक 2020 से अब तक हमको टॉर्चर कर रहा है।
और सयान धमकी हमको देता है। इसलिए हम आप लोग से अनुरोध करती हूँ कि मेरा एफआईआर दर्ज किया जाए। मैं मनोज कुमार मानपुर बैनाथ साहिलेन पटवटोली का रहने वाला हूँ और मेरे बड़े भैया हैं और वो भाभी हैं। ये इनकी बच्ची जो मेरी भतीजी हुई वो एक झूठा मुकदमा चंदौती थाना महिला थाना चंदौती में 3621 केस नंबर है, वो बिल्कुल झूठा है, असत्य है। ये संपत्ति जो दादा का पूरा संपत्ति हुआ उसको हड़पने के लिए, पूरा जायदाद हड़पने के लिए ऐसा ये कांड की है। झूठा मुकदमा अपने पिता पे की है कि हम पूरा संपत्ति ले लेंगे और जितना भी परिवार है दादा चाचा सबको हम घर से बाहर फेंक देंगे, फेंकवा देंगे या फिर जो भी है गुंडे बुला करके या पुलिस बुला करके सबको हम बाहर करवा देंगे और पूरा संपत्ति बेच के यहाँ से भाग जाएंगे। इसका सोच यही शुरू से भी रहा। और सरवन जी को जब जेल बच्ची लोग ने चला दी उस समय हम लोग के पास आई थी और दादा से बोली कि हमको पूरा संपत्ति लिखिए। एक सादा पेज लेकर आई थी और आधार कार्ड भी मांग रहे थे कि आधार कार्ड लाइए और सादा कागज़ पे साइन कीजिए, हम पूरा संपत्ति आपका हम ले लेंगे। तो दादा ने बहुत डांटा फटकारा कि जाओ, ऐसा नहीं होता है, हम नहीं देंगे आधार कार्ड। उस दिन से प्रतिदिन हम लोग को छत पर से गाली गलौज काफ़ी दिनों तक करता रहा और अभी भी कल भी हाल फिलहाल में कल भी किया है। पोस्को कोर्ट में आकर के सरवन जी को काफ़ी गाली गलौज किया है। दोनों बच्ची, बड़ी वाली बच्ची रूपांजलि भारती और दीपिका भारती, अगर हम नहीं छुड़ाते तो बहुत मार मारते, इसलिए हमने वहाँ पे बचाया रह करके। उनका वीडियो भी मैंने बनाया है, मैं वीडियो भी आपको दूंगा। और प्रशासन से ही मांग करूंगा कि बच्ची लोग जो केस किया है वो बिल्कुल असत्य है, ये बिल्कुल झूठा केस किया है। ये चाहती है पूरी संपत्ति को अपने नाम करने के लिए। वो अपना माँ बाप को बदनाम कर रहा है। वो अपना पिता को बदनाम कर रहा है। हाँ, वो चाहती है कि हम पूरा पिता को बदनाम कर दें समाज में, और कर भी दी है, पूरा समाज में बदनाम कर दी है। उसका सीरियस लेकर अच्छा लेकिन ये सत्य है घटना जो इनके ऊपर एलिगेशन वगैरह नहीं, ये बिल्कुल असत्य है। ये सब जायदाद जब इनकी पत्नी जो पहली पत्नी डेट हुई, लॉकडाउन फर्स्ट लॉकडाउन में ही मृत्यु हो गई थी। तो लॉकडाउन में तो कोर्ट का काम था नहीं, आमदनी का जरिया था नहीं, तो उसी समय बच्चों ने बोला कि हमको 50,000 महीना दे दीजिए। तब कमाया नहीं है तो पैसा कहाँ से देंगे, कैसे भी करें, खाने के लिए जुटा रहे थे। तो इसी बीच खाना न देना, मारपीट करना, कपड़ा न खींचना, घर का दरवाज़ा न खोलना, रात भर बाहर ही छोड़ देना, ये चलने लगा। फिर काफ़ी दिनों तक प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा होने लगा। उस दरमियान हम लोग भी डांटते थे क्यों ऐसा कर रही है, तो हम लोग पे भी बरस जाते थे कि आप लोग साइड रहिए, अगर आप लोग आ गए हैं तो आप लोग को भी हम छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग भी शांत हो जाते थे। तो इसी बीच एक दिन काफ़ी मार मारा इनका बाल बच्चों ने, भतीजा ने काफ़ी मार मारा। इसी बीच मजबूर हो गए कि अब हमको घर छोड़ना पड़ेगा। और बच्ची एक दीपिका भारती है, बड़ी वाली बच्ची, वो बोला कि आप सोइए, हम एक दिन गर्दन काट लेंगे, न रहिएगा ना, सब खत्म हो जाएगा, जब मर जाएगा तो पूरा हम संपत्ति ले लेंगे, इस तरह से। और फिर उसी 2021 में जा कर के एक 3621 केस नंबर है जो महिला थाना में केस कर दी, जो रवि रंजन ने 30,000 रुपया लिया है और एक केस कर दिया। और केस जो किया है डायरेक्ट एफआईआर कर दिया है। जैसे केस 2016 का है तो उसको जांच पड़ताल करना चाहिए आकर मोहल्ला में, और केस सही पाया जाता तब केस होता। तो इन्होंने महिला थाना रवि रंजन ने क्या किया, डायरेक्ट एफआईआर कर दिया और डायरेक्ट अरेस्ट करने के लिए चल रही है। और मोहल्ला में जब इंक्वायरी की तो कोई गवाही नहीं दिया, ऐसा कोई घटना हुआ नहीं है। पूरा परिचय दे दीजिए। मैं मनोज कुमार, मानपुर बैनाथ साहिलेन, सर छोटे हम छोटा भाई हैं सरवन जी का।